नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे स्टेलर वेल्थ एडवाइजर्स के फाउंडर और फंड मैनेजर गौतम बेद से, जो स्पेशली अमेरिका से आए हैं। गौतम की खास बात यह है कि बहुत बिंदास बोलते हैं और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने गौतम की एक बात मुझे कई बार याद दिलाई बातचीत में कि एक मेरे साथ शो में गौतम ने कहा था कि अब वो दिन लग गए जब आप स्टॉक खरीद के 10 साल सो जाते थे। अभी लॉन्ग टर्म का मतलब 3 साल है, बीच बीच में आपको रिव्यू करना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं और इस बदलती दुनिया में जहाँ एक ट्वीट पे मार्केट घूम जाता है, वहाँ पे आपके लिए बहुत मुश्किल होती है कि आप कैसे अपना व्यू फॉर्म करें। तो मैंने सोचा कि चलिए गौतम जी से ही पूछा जाए कि वो अपना व्यू कैसे फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के देश के प्रेसिडेंट दिन में 3 बार ट्वीट करके हमें परेशान करते हैं। गौतम भाई, बहुत बहुत स्वागत है, इंडिया में स्वागत है और द एन शो में स्वागत है आपका। धन्यवाद नीरज जी, प्लेजर टू बी है। तो कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है मार्केट में, ज़रा कुछ बताइए। आपके यहाँ तो बड़ी हलचल होती रहती है हमेशा। सर, डोनाल्ड ट्रंप जी के वजह से पूरी दुनिया भर में हलचल मची रहती है ना। इस साल के स्टार्ट में वेनेजुएला में हलचल मची, उसके बाद अब ईरान में हलचल मची, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में हलचल मची। पिछले साल भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए तो भारत में हलचल मची। तो आगे देखते हैं और कहाँ हलचल मचाते हैं वो। और इस समय भी हलचल मची हुई है, पता नहीं कब क्या कैसे होगा। लेकिन हम लोग अगर मार्केट देखें, स्पेशली इंडिया का मार्केट और आपके यूएस का मार्केट, लेकिन मेरी दिलचस्पी इंडिया के मार्केट में ज़्यादा रहेगी, ऑब्वियस है। इंडिया का मार्केट एक हाई बनाया उसने, उसके बाद वो रिसेंटली 22,000 के क्लोज गया, अब वो आके मिड पॉइंट पे आ गया। बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्या हो रहा है मार्केट में? नीरज जी, मैं आपके और आपके ऑडियंस का कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश करता हूँ। मेरा मानना ये है कि इंडिया में एक नया बुल मार्केट की शुरुआत हो चुकी है फ्रॉम 2 अप्रैल ऑनवर्ड्स। और मैं समझाऊंगा एज वी डिस्कस मोर कि क्यों मुझे लगता है कि 2 अप्रैल वॉज द एंड ऑफ द रिसेंट बेयर मार्केट। मुझे लगता है अभी हम लोग स्टेज 1 में हैं। तो हर बुल मार्केट इंडिया में, अगर आप पिछले कुछ बुल मार्केट बेयर मार्केट्स को स्टडी करें तो एक फ्रेमवर्क बन के आता है। हर बुल मार्केट 3 स्टेजेस से गुजरता है और हर बेयर मार्केट भी हर 3 स्टेजेस से गुजरता है। हम लोग अभी स्टेज 1 में हैं। और बिफोर आई एक्सप्लेन टू यू कि स्टेज 1 ऑफ अ बुल मार्केट क्या होता है, आपको मैं समझाता हूँ कि आपको समझ में कैसे आएगा कि बेयर मार्केट ख़त्म होने वाला है। क्यों मुझे लगता है कि मार्च में स्टेज 3 ऑफ बेयर मार्केट एंड एंड ऑफ बेयर मार्केट 2 अप्रैल को कैसे हुआ, मैं ज़रा समझाना चाहूँगा अगर आप चाहें तो। नहीं, बिल्कुल, मैं तो समझूंगा ही। आप कह रहे 2 अप्रैल से बुल मार्केट शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है, नया बुल रन इंडिया में शुरू हो चुका है स्मॉल कैप मिड कैप्स में। बेयर मार्केट का थर्ड फेज खत्म हो गया 31 मार्च को, ऑन 2 अप्रैल। ऑन 2 अप्रैल खत्म हुआ। तो पहले तो ये 2 अप्रैल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कोई भी लॉन्ग ड्यूरेशन का बेयर मार्केट तब खत्म होता है जब सेलिंग एग्जॉशन हो जाती है। व्हेन सेलर्स आर एग्जॉस्टेड, देयर आर नो मोर स्ट्रॉन्ग सेलर्स लेफ्ट। और एक बड़ा गैप, देखिए ये इंडिकेट होता है बाय अ बिग रिवर्सल डे। 2 अप्रैल को इंडियन मार्केट बहुत बड़े, देखिए अप्रैल मार्च महीने में तो काफ़ी सारे गैप डाउन डेज हुए और हम डे लो के आसपास क्लोज हुए। लेकिन 2 अप्रैल को समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड। 2 अप्रैल को एक बड़ा गैप डाउन फिर से हुआ, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे वी क्लोज्ड इन द ग्रीन एंड स्टार्ट ऑफ द डे में हज़ारों स्टॉक्स 3% और मोर से नीचे थे। By the end of the day, many of or most of them had turned into the positive. That indicated to me कि selling exhaustion basically हो गया है और panic bottom create हो गया है। और वहाँ से अब देखिए क्या हुआ है। Since 2 April to today, small cap, mid cap index, both of them have gone up 15-16% already. और individual shares, individual stocks, SME, micro cap, small caps, बहुत सारे shares 30-40% बढ़ गए हैं 2 हफ्ते में। तो स्टेज 1 ऑफ नया बुल मार्केट जो होता है, इसमें प्रीवियस बेयर मार्केट के जो सबसे बीटन डाउन स्टॉक्स होते हैं वो दे रैली दी हार्डेस्ट। सो पिछले 2 हफ्ते में देखिए कौन कौन से, पिछले 3 हफ्ते में देखिए कौन कौन से शेयर्स में सबसे ज़्यादा तेजी आई है। रिलायंस पावर, जयप्रकाश पावर, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, गैलेंट इस्पात। तो ये अलग अलग जो शेयर्स सबसे ज़्यादा बीटन डाउन थे। अब एसएमई स्पेस में देखिए पिछले 3 हफ्ते में बहुत सारे शेयर्स 50-60% बढ़ गए हैं आफ्टर फॉलिंग 80-90% इन द प्रीवियस बेयर मार्केट। सो स्टेज 1 में गधे घोड़े सब भागते हैं, लेकिन इस दौरान जो बीटन डाउन स्टॉक्स से सबसे शार्पेस्ट रैली देते हैं। और फेज 3 ऑफ बेयर मार्केट, मतलब जब बेयर मार्केट खत्म होने वाला होता है, जो स्टॉक्स सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं विद स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ,
क्योंकि वो बेयर मार्केट के एंड में सबसे कम गिरते हैं, इसलिए वो स्टेज 1 में दे ग्रो ब्रॉडली इन लाइन विद द राइज इन दी स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स। अगर स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स पिछले 3 हफ्ते में 15-16% बढ़ा है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक्स, क्योंकि वो गिरे ही कम थे बेयर मार्केट में, वो भी मोटा मोटी 15-16% ही बढ़े हैं पिछले 3 हफ्ते में, क्योंकि वो गिरे ही कम थे प्रीवियस बेयर मार्केट में। तो ये स्टेज 1 में बीटन डाउन स्टॉक्स फ्रॉम द प्रीवियस बेयर मार्केट राइज द शार्पेस्ट, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक्स थे बेयर मार्केट के एंड में, वो आपको डिसेंट रिटर्न्स देते हैं, बट नॉट स्पेक्टाकुलर रिटर्न्स इन फेज इन स्टेज 1। इसके बाद शुरू होता है, तो अभी ये स्टेज 1 चल रहा है, अभी चल रहा है। कितना लंबा, वैसे तीनों स्टेज के ड्यूरेशन क्या होता है? को ड्यूरेशन से बेटर मैं देखिए ड्यूरेशन तो वेरी कर सकता है, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि कैसे समझ में आता है कि हम स्टेज 1 से स्टेज 2 में ट्रांजिशन कैसे कर रहे हैं, ओके, फिर स्टेज 2 से स्टेज 3 में ट्रांजिशन कैसे कर रहे हैं। एक आप इसका सर्टन इंडिकेटर्स हैं, वो मैं ज़रा थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूँगा कैसे समझ में आता है, बिकॉज ये प्रैक्टिशनर पर्सपेक्टिव से ही समझना, देखिए किताबी नॉलेज से बेटर कि आप एक्चुअल प्रैक्टिशनर पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि एक्चुअली मार्केट में एक्चुअली होता क्या है, हाउ डज मार्केट्स फंक्शन। सो स्टेज 1 बेसिकली तब खत्म होगा जब स्टेज 2 की शुरुआत होगी, और जो बुल मार्केट है वो थोड़ा नैरो होगा और थोड़ा सिलेक्टिव हो जाएगा। तो बेसिकली स्टेज 2 सबसे लंबा ड्यूरेशन के लिए चलता है, और स्टेज 2 ऑफ बुल मार्केट सबसे एक्साइटिंग फेज होता है फॉर एक्टिव स्टॉक पिकर्स। ये वो स्टेज है जब जो नए बुल मार्केट के नए सेक्टोरल लीडर्स हैं, उनके शेयर्स जो अच्छे ग्रोथ दिखा रहे हैं विद बुलिश मैनेजमेंट कमेंट्री, उनके शेयर्स आर हैंडसमली रिवॉर्डेड इन स्टेज 2। एक्टिव स्टॉक पिकर्स के लिए ये सबसे बेस्ट फेज होता है नीरज जी, बिकॉज स्टेज 1 में तो सब सारे एवरेज क्वालिटी बैड क्वालिटी सब स्टॉक्स बढ़ते हैं, रिकवर कर बाउंस, बट दे जस्ट गिव यू अ बाउंस, दे आर नॉट द न्यू बुल मार्केट लीडर, दे जस्ट गिव यू अ बाउंस फ्रॉम डिप्रेस्ड, वो पिछले बेयर मार्केट के बहुत डिप्रेस्ड लो से बस एक बाउंस देते हैं, फिर वो वहीं पे रुक जाते हैं। स्टेज 2 में जो नए बुल मार्केट के नए सेक्टोरल लीडर्स हैं, ये एक के बाद एक करके बढ़ना शुरू होते हैं। स्टेज 2 बुल मार्केट का कैरेक्टराइज्ड होता है बाय सेक्टोरल रोटेशन। ओके, तो एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए इस नए बुल मार्केट में हमें लगता है 3-4 नए बुल मार्केट सेक्टोरल लीडर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो नए लीडर्स बनने वाले हैं। कुछ सेक्टर्स हैं जैसे 2003 से 7 के बीच में रियल एस्टेट, कमोडिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज रिटेल, ये बुल मार्केट लीडर्स थे, सेक्टोरल लीडर्स थे। लेकिन आप नोटिस, अगर आप स्टडी करें वो 4 साल के बुल रन को, आप नोटिस करेंगे कि चारों सेक्टर्स के स्टॉक्स एक साथ कभी नहीं, एक स्टेज 2 में एक साथ नहीं बढ़ते थे। कुछ महीनों के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स चल रहे हैं, फिर वो रेस्ट लेते हैं, उसके बाद वो बैटन पास करते हैं टू नेक्स्ट बुल मार्केट लीडर रियल एस्टेट स्टॉक्स फिर चलते हैं, उसके बाद वो रेस्ट लेते हैं, फिर वो ऑर्गेनाइज रिटेल को बैटन पास ऑन करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज रिटेल के शेयर चलने शुरू होते हैं। तो अ ट्रू हेल्दी बुल मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट हैज़ टू हैव सेक्टोरल रोटेशन, बहुत ज़रूरी है। तो इससे एस्टैब्लिश हो जाता है स्टेज 2 ऑफ बुल मार्केट। इसमें सबसे मैक्सिमम पैसा, मैक्सिमम अल्फा जनरेट होता है स्टेज 2 में। स्टेज 2 में इंपॉर्टेंट ये है कि आप बेयर मार्केट के एंड में एंड बिटवीन स्टेज 3 ऑफ बेयर मार्केट एंड स्टेज 1 ऑफ बुल मार्केट, उसके बीच में नए सेक्टोरल लीडर्स, लीडिंग सेक्टर्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं। बिकॉज अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हो, आपको स्क्रीन ही बता देगा कि भाई नए कहाँ स्ट्रेंथ दिख रही है और क्यों, और फिर आप जब उसको स्टडी करोगे आपको पता चलेगा कि देयर आर सर्टेन कैटलिस्ट्स फॉर दिस न्यू सेक्टर्स टू इमर्ज फॉर दिस न्यू बुल रन। तो ये था स्टेज 2 ऑफ बुल रन, ये सबसे लंबा चलता है, सबसे बेस्ट फेज होता है फॉर हाईली एक्टिव स्टॉक पिकर्स। फिर आता है स्टेज 3 एंड फाइनल स्टेज ऑफ बुल मार्केट। ये अगेन आपको कैसे समझ में आएगा कि हम स्टेज 3 में हैं? इसके लिए भी कुछ इसमें आपको कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स एंड डेटा पॉइंट्स साथ में देखने पड़ेंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, इट हैज़ टू बी अ रिकॉर्ड कैलेंडर ईयर फॉर QIPs। अब 2023 कैलेंडर ईयर में 53,000 करोड़ का QIP हुआ था इंडियन बाजार में। तो अब आप पूछ सकते हो कि भाई अगर 2023 में QIP का रिकॉर्ड, ऑल टाइम रिकॉर्ड हुआ था, तो 2024 में भी स्मॉल कैप मिड कैप में बुल रन कैसा आया? क्योंकि 2024 में कैलेंडर ईयर में इंडिया हैड द लार्जेस्ट वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ IPOs इन द एंटायर वर्ल्ड। जितना पैसा IPO मार्केट में 2024 कैलेंडर में रेज हुआ था, वो पूरे दुनिया में नहीं हुआ 2024 में। ऐसा यूफोरिया बना हुआ था प्राइमरी मार्केट में। तो QIP तो सेकेंडरी मार्केट में इनसाइडर जो स्टेक्स कम करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट स्टेक सेल्स के थ्रू करते हैं, लेकिन आपको चाहिए यूफोरिया इन बोथ द सेकेंडरी मार्केट QIP एज वेल एज द प्राइमरी मार्केट IPOs। 2024 में दोनों चीज़ एस्टैब्लिश हो गई। 2024 में QIP वॉल्यूम क्रॉस्ड 1 लाख करोड़ फॉर द एंटायर कैलेंडर ईयर,
एंड आईपीओ वॉल्यूम वाज, मुझे नंबर याद नहीं बट इट वाज द वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया था, दुनिया में सबसे मैक्सिमम स्टेक सेल थ्रू आईपीओ इंडिया में हुई। ये दो इंडिकेटर्स के साथ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आप जोड़िए, डूबियस और एकदम क्वेश्चनेबल आईपीओ फ्रॉम द एसएमई स्पेस आएंगी, और इंस्पाइट ऑफ हैविंग नो बिजनेस फंडामेंटल्स या वीक बिजनेस फंडामेंटल्स, उसमें भी 100-200 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। मुझे इसमें मैं आपको उदाहरण देता हूँ ताकि सब समझ जाएंगे। एक एसएमई आईपीओ आया था अगस्त 2024 में, जिसके बस दिल्ली में 2 यामाहा डीलरशिप्स थे, राइट। उसको 12 करोड़ रेस करना था और वो आईपीओ 200 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया। 12 करोड़ चाहिए था प्रोमोटर्स को, उनको मिल गया 2400 करोड़ का सब्सक्रिप्शन, और बिजनेस वाज नथिंग इन द एंड उस बिजनेस में दुनिया भर के प्रॉब्लम्स थे, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, नो हिस्ट्री, नो ट्रैक रिकॉर्ड, नथिंग। तब भी क्रेजीनेस ऐसा था कि 200 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया। ये पहला इंडिकेटर मैंने दिया आपको एसएमई प्राइमरी मार्केट से। अब और एक इंडिकेटर देता हूँ आपको एसएमई माइक्रो कैप सेकेंडरी मार्केट से। एक छोटी रिटेल कंपनी थी एंड 370 करोड़ का मार्केट कैप था, ये सितंबर 2024 की बात है। 370 करोड़ का मार्केट कैप का कंपनी है और वो मार्केट में आया 730 करोड़ रेस करने के लिए, डाइल्यूटिंग इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बाय 66%। और उसमें भी अगर आप देखें कि किस टाइप के लोगों को वो शेयर्स अलॉट हो रहे थे, तो आपको समझ में आ जाता है अगर आप मार्केट के पार्टिसिपेंट हो कि भाई बहुत बड़ा कुछ क्वेश्चनेबल प्रैक्टिस चल रहा है यहाँ पे। तो ये इससे आपको ये तीनों फैक्टर्स को कंबाइन कीजिए, रिकॉर्ड ईयर फॉर क्यूआईपी प्लस रिकॉर्ड ईयर फॉर आईपीओ प्लस यूफोरिया क्रेजीनेस इन एसएमई एंड माइक्रो कैप प्राइमरी मार्केट एंड एसएमई इन माइक्रो कैप सेकेंडरी मार्केट। इनको जब जोड़ो तो आपको पता चल जाएगा स्टेज 3 ऑफ बुल मार्केट शुरू हो गया और ये अब खत्म होने वाला है। अब आपको ये कैसे ये जो फेज है, जो ट्रांजिशन फेज है, ये भी समझा देता हूं। ये कैसे पता चलेगा? हाँ। स्टेज 3 ऑफ बुल मार्केट से स्टेज वन ऑफ न्यू बेयर मार्केट के बीच में ट्रांजिशन जो होता है वो भी आपको एक समझ में आ जाएगा कैसे। स्टेज 3 ऑफ बुल मार्केट में जब बुल मार्केट खत्म होने वाला होगा, अब गो बैक इन टाइम, अब चेक कीजिए अक्टूबर नवंबर 2024 में जो कंपनीज जो जिनका काफ़ी बढ़िया बुल रन में कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ था, आफ्टर द रिपोर्टेड, जब उन्होंने अच्छे नतीजे रिपोर्ट किए अक्टूबर नवंबर 2024 में, तब भी उनको स्टॉक प्राइस रिएक्ट करना बंद हो गए। या तो स्टॉक प्राइस फ्लैट रह रहा था या गिर रहा था। उससे आपको सबसे बड़ा सिग्नल मिलेगा कि भाई व्हेन यू कंबाइन दिस विद द अदर इंडिकेटर्स आई टोल्ड यू, स्क्रीन फाइनल इंडिकेटर है, स्क्रीन को देखना, टेप रीडिंग। स्क्रीन चिल्ला के बोल रहा है कि भाई बुल मार्केट खत्म हो गया है। इस बुल मार्केट के सेक्टर लीडर्स अब का अप्रिसिएशन हो नहीं पा रहा है इवन आफ्टर गुड नंबर्स, एंड वी आर ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स स्टेज 1 ऑफ द बेयर मार्केट। जैसे ये अक्टूबर नवंबर 2024 में हुआ, ये सब स्टॉक्स अब बढ़ना बंद हो गए और फिर बल्कि अच्छे रिजल्ट्स में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। इस फेज को कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जब ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लार्ज एचएनआई इन्वेस्टर्स, पीएमएस फंड मैनेजर्स, ये सब डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते थे रिटेल को इस फेज में। तो बेसिकली इसलिए वो ये सारे बड़े प्लेयर्स जो होते हैं नीरज जी, इनको 2 ही दिन, हर क्वार्टर में सिर्फ 2 दिन डिसेंट लिक्विडिटी मिलती है स्मॉल कैप मिड कैप में, रिजल्ट के दिन एंड रिजल्ट के इमीडिएटली फॉलोइंग डे। 2 ही दिन लिक्विडिटी हमें मिलती है, जैसे दिस इज व्हाट वी लुक फॉरवर्ड टू। तो अक्टूबर नवंबर में अच्छे नतीजों के बाद भी ऑन रिजल्ट्स डे एंड इमीडिएटली आफ्टर रिजल्ट्स डे आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छे नतीजों के बावजूद भी हैवी वॉल्यूम में, दिस इज इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम भी आपको बता देगा स्क्रीन पर कि भाई अब ये बेसिकली बुल मार्केट खत्म होने को आया है। तो ये ट्रांजिशन होता है फिर देन इनटू स्टेज 1 ऑफ बेयर मार्केट। स्टेज 1 ऑफ प्रीवियस बेयर मार्केट जो था वो टुक प्लेस किया जनवरी, फरवरी, मार्च और अर्ली पार्ट ऑफ अप्रैल 2025। स्टेज 1 ऑफ बेयर मार्केट में एक सडन क्रैश आता है फ्रॉम नोवेयर इन द स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस। पिछले साल अगर आप देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अर्ली पार्ट ऑफ अप्रैल में स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में ऑलमोस्ट 20% करेक्शन फटाफट आ गया। बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स गिरे 25-30% इन जस्ट दोज 3 months। एंड काफ़ी जो यूफोरिक एसएमई आईपीओ जो आए थे वो एसएमई स्टॉक्स भी 30-35% गिरे वो 3 महीनों में। लेकिन यहाँ पे भी इवन दो बहुत सारे संकेत थे कि बहुत, लेकिन इस स्टेज 1 ऑफ बेयर मार्केट में क्या होता है एनर्जी, एक बिहेवियरल एस्पेक्ट आपको देखना पड़ता है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही बुल मार्केट चल रहा था और वो खत्म हुआ है। स्टेज 1 ऑफ न्यू बेयर मार्केट में देयर इज अ बाय ऑन डिप मेंटालिटी, डिनायल मोड में रहते हैं। डिनायल, कोई फियर नहीं है, कोई फियर नहीं है। लोगों को लगता है प्रीवियस बुल मार्केट में जैसे करेक्शंस आते थे फिर वापस बढ़ जाता था,
स्टेज वन ऑफ बेयर मार्केट में दे मिस्टेक इट फॉर अ करेक्शन कि भाई ये भी रूटीन करेक्शन है, वापस इतना सारा एसआईपी फ्लो आ रहा है पर मंथ, ये भी वापस ऑल टाइम है वापस चला जाएगा, खरीदो। उस समय सब लोग बात करें खरीदो, बाइंग अपॉर्चुनिटी, टीवी में भी सब लोग ये बोलेंगे ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि प्रीवियस जस्ट प्रीसीडिंग बुल मार्केट में एवरी डिप वाज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट बेयर मार्केट में डिप्स आर नॉट अ बाइंग, स्टेज वन में स्पेशली इट्स नॉट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, इट्स अ ट्रैप। तो स्टेज वन में आपको अवॉइड करना है बाइंग, यू बेसिकली जस्ट यू हैव टू वेट इट आउट, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टेज वन था ऑफ द बेयर मार्केट, और उसके बाद शुरू होता है स्टेज टू। अगेन ये जस्ट लाइक स्टेज टू ऑफ बुल मार्केट, ये स्टेज टू ऑफ बेयर मार्केट सबसे लंबा चलता है, ये आपको पूरा निचोड़ देता है बेसिकली, दिस इज द ग्राइंडिंग फेज। इस स्टेज टू में ऑफ बेयर मार्केट जो क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं उनमें आता है टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन नहीं आता, वो रेंज बाउंड हो जाते हैं। लेकिन जो बैड क्वालिटी स्टॉक्स थे और प्रीवियस बुल मार्केट की जो यूफोरिया स्टॉक्स थे कि धुलाई हो जाती, स्टेज वन में पिटे ही, स्टेज टू में इट्स लाइक डेथ बाय 1000 कट्स, वो आस्ते आस्ते स्लोली गिरते रहते हैं, दे जस्ट कीप फॉलिंग विद ऑन लो वॉल्यूम्स, गिरते रहते हैं आस्ते आस्ते, वो गिरते रहते हैं स्टेज टू में। तो ये स्टेज टू प्रीवियस बेयर मार्केट का चला था लास्ट ईयर फ्रॉम अप्रैल 2025 टिल दिसंबर 2025। अब स्टेज टू ऑफ बेयर मार्केट से हम आते हैं स्टेज थ्री, मोस्ट वायलेंट मोस्ट डेंजरस फेज ऑफ बेयर मार्केट, स्टेज थ्री। ये टुक प्लेस किया इस साल जनवरी, फरवरी और मार्च में, एंड हुआ मार्च के एंड में, 2 अप्रैल खत्म हुआ। लेकिन इट बेसिकली देयर वर मल्टीपल इंडिकेटर्स इन द मंथ ऑफ मार्च 2026 जो आपको संकेत देगा कि अब जाके फाइनली बेयर मार्केट खत्म हुआ है। बेसिकली दोनों ही फेज में, चाहे वो बेयर मार्केट हो चाहे बुल मार्केट हो, पहला डिनाइल है, मानेंगे नहीं आप, कोई कुछ भी कहे कि, दूसरा रियलाइजेशन कि अब महसूस हो रहा है कि हाँ तो है, एक्सेप्टेंस कर लिया आपने, और तीसरे में फील कर रहे हैं क्या यार अब तो माला पहन लिया आपने डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये तीनों में होता है। लेकिन अब इसको तो सुन के मुझे ये लग रहा है कि 3 साल 3.5 साल का ये पूरा एक साइकिल है, बुल का भी बेयर का भी, 3-3 4-4 साल का ही, 1.5 साल। आई वुड से अगर आप मोस्ट रिसेंट बुल एंड बेयर मार्केट साइकिल्स को अगर देखें, जनवरी 2018 से लेकर मार्च 2020 तक चला बेयर मार्केट, फिर अप्रैल 2020 से टिल अक्टूबर 2021 बुल रन चला, फिर नवंबर 2021 से लेकर मार्च 2023 तक चला बेयर रन इन स्मॉल कैप मिड कैप्स, फिर अप्रैल 2023 से सितंबर 2024 तक 1.5 साल अगेन बुल रन आया, फिर एंड ऑफ सितंबर 2024 टिल 2 अप्रैल 2026 1.5 साल वापस बेयर मार्केट आया। अब देखिए एक साइकिल में चल रहा है, ये 1.5-2 साल की साइकिल, 1.5 से 2 साल की साइकिल है। लेकिन आपको लेकिन या तो 1.5 साल या 2 साल या 2 साल 3 महीने जो भी, लेकिन आपको ये ड्यूरेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कुछ इंडिकेटर्स हैं करेक्ट जो आपको पकड़ होनी चाहिए, स्पेशली बेयर मार्केट कब खत्म होने वाला है वो आपको पकड़ होनी चाहिए। देयर आर सर्टेन इंडिकेटर्स जो मैंने इकट्ठे किए हैं, वो अगर आप देखेंगे सारे के सारे एक साथ टिक हो रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि बेयर मार्केट खत्म हो गया। तो 2 अप्रैल से जो शुरू हुआ है, मोटे मोटे तौर पे 1.5 साल अगर हम लगाएं तो अप्रैल टू अप्रैल, और अगले साल 2027 दिवाली तक ये मामला चलेगा। बढ़िया, लंबा भी चल सकता है, थोड़ा और चलो लेकिन इसके बीच में आपको वो साइंस पकड़ने होंगे। तो ये तो आपने बहुत पहले कहा था कि अब ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, अभी तो बीच बीच में आप साइकिल प्ले करिए। अगर आपने, अच्छा इसमें तो मान लिया आपने 2018 से 2000 अभी तक बैठे तो आपका एवरेज रिटर्न 7-8% ही बनेगा, क्योंकि आपने प्ले ही नहीं किया। क्योंकि हर जिग जैग को अगर आप प्ले करेंगे तो बेस्ट रिटर्न बनेगा, बैठे रहेंगे तो 8% बनेगा, राइट। यहाँ तक की बात अब आपकी ठीक हुई। अब मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि आपने मुझे स्क्रीन के थ्रू समझाया कि स्क्रीन से आप पकड़िए कि बुल और बेयर मार्केट कैसे चल रहे हैं, लेकिन जो मैक्रो पिक्चर उसमें तो कुछ नहीं बदला, वो तो सब कुछ वैसे ही है। इंडिया की ग्रोथ वैसे ही है, ऑयल शॉक अलग से लग गया है, यूएस में और झंझट चल रहा है, उसका कितना इम्पैक्ट होता है, या वो एक अलग कहानी चलती रहती है, ये मार्केट की अलग मार्केट की कहानी लिक्विडिटी ड्रिवन है और वो वाली कहानी अलग चलती रहती है, ये है क्या? देखिए गुड क्वेश्चन। तो बेसिकली देखिए मार्च 2000 आपको याद कीजिए, अगेन गो बैक इन हिस्ट्री, मार्च 2020 के इमीडिएटली बाद जब नया बुल रन शुरू हुआ था, अगेन अप्रैल 2020 में जब इतना शार्प रैली आया था नए बुल मार्केट में, सब लोग डिनाइल में थे, बिकॉज कोई भी नए न्यू बुल मार्केट इज बॉर्न फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ पेसिमिज्म, ठीक है। तो क्योंकि इतना जब बेयर मार्केट एंड होता है तब इतना ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ फ्लो होता है हर जगह कि जब तेज़ी शुरू होती है
तो हम लोग विश्वास करने को तैयार नहीं कि नया बुल मार्केट कैसे शुरू हो सकता है। हर जगह तो न्यूज़ खराब है, जैसे आपने कहा कि अभी भी ऑयल प्राइस अभी भी हाई हैं, यूएस ईरान के बीच में अभी भी बहुत फ्रेजाइल सीज फायर है, क्या पता वापस जंग शुरू हो जाए, तो फिर ये स्टॉक्स कैसे क्या हो रहा है, स्टॉक्स कैसे बढ़ रहे हैं। मार्केट इज़ अ वेरी स्मार्ट एंड इफेक्टिव डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म, नीरज जी। ये 6-9 महीना आगे का सोचता है। मैं आपको अभी से बता देता हूँ ये Q4 रिजल्ट्स जो आ रहे हैं इसमें क्या होने वाला है। Q4 रिजल्ट्स में आप देखेंगे फॉर मंथ ऑफ मार्च क्योंकि डिसरप्शन आ गया था सप्लाई चेन में, रॉ मटेरियल दाम बढ़ गए थे, इसलिए काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं उनके रिजल्ट्स हो सकता है Q4 FY26 के लिए ख़राब आएँ, और ये भी हो सकता है कि Q1 में भी थोड़ा प्रेशर रहे। लेकिन मार्केट क्या करेगा, मार्केट विल लुक फॉर द मैनेजमेंट गाइडेंस एंड कॉमेंट्री। जो Q4 FY26 में अभी इकोनॉमिक क्वार्टर है, नीजक रिएक्शन आएगा स्टॉक प्राइस में ऑन रिपोर्टेड नंबर्स पहले, और जैसी कॉन्फ्रेंस कॉल खत्म होगा, जिन कॉन्फ्रेंस कॉल में मीडियम टू लॉन्ग टर्म गाइडेंस अच्छी आएगी, आप देखेंगे वो शेयर्स इमीडिएटली रिकवर करके वापस चलना शुरू हो जाएंगे। ये पैटर्न बेसिकली बार बार रिपीट होता है। पहले नीजक रिएक्शन आता है बिकॉज एल्गोज में भी काफ़ी एल्गोज भी काफ़ी एक्टिव है मार्केट में। पहले नीजक रिएक्शन आते हैं ऑन रिपोर्टेड नंबर्स, उसके बाद जो सीरियस एक्टिव इन्वेस्टर्स है जो एक्चुअली कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करते हैं और फंड मैनेजर्स जो होते हैं, हम वो कॉन्फ्रेंस कॉल्स के बाद समझते हैं कि भाई इस शेयर में एवरेज डाउन करना चाहिए या फिर इसको कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद बेच देना चाहिए। दिस इज द डिसीजन विच इज टेकन आफ्टर द कॉन्फ्रेंस कॉल। जहाँ कॉमेंट्री अच्छी होगी वहाँ शेयर प्राइस रिकवरी आ जाएगी आफ्टर द इनिशियल नीजक रिएक्शन, एंड मार्केट ये will ignore the latest quarter earnings, they'll start looking beyond to the next few quarters. ऐसे मार्केट ऑपरेट करता है। तो जैसे ये बात सही है कि कई लोग अब ये कह रहे हैं, हम लोगों के शो में भी कई बार बातचीत हुई कि अब या तो न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो ही मार्केट उतना बुरा रिएक्ट करेगा, अदरवाइज तो उसने इवन पीस डील भी डिस्काउंट कर ली है। उसको लग रहा है ये डील हो गई, चलो युद्ध खत्म हो गया, अब बड़ा नहीं होगा, या डील भी हो गई और वो युद्ध भी हो गया, अब इससे कुछ बहुत बुरा हो तो मार्केट रिएक्ट करेगा। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, इसमें बस एलैबोरेट कर लेता हूँ। मार्केट रिएक्ट करता है टू द डेल्टा और द रेट ऑफ चेंज इन बैड न्यूज़। देखिए ऐसे आपने भी बोला, अनलेस वी गो फ्रॉम हियर ऑन, अनलेस यूएस और एनी अदर कंट्री गोज न्यूक्लियर, मार्केट विल नॉट रिएक्ट एज शार्पली एंड एज नेगेटिवली टू द सेम मार्केट। सेम बैड न्यूज़ पे बार बार नहीं गिरता है, राइट। वो गिरता है एडिशनल फॉल के लिए आपको इंक्रीमेंटली और खराब कवर चाहिए। वो तो हो नहीं रहा है अभी, अब तो बस ब्लॉकेट करके रखे हैं, अब तो बस दोनों यूएस ने ईरान के पोर्ट्स को ब्लॉकेट करके रखा है, लेकिन कोई इंक्रीमेंटल एडिशनल बैड न्यूज आ नहीं रहा है उसके ओवर एंड अबव दैट, अनलेस सम रियली बिग थिंग लाइक ऑन द ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड या कोई मेजर एस्केलेशन हो, तभी तब मार्केट रिएक्ट करेगा नहीं। तो इट्स ऑल अबाउट द रेट ऑफ चेंज। मार्केट वो इंटेंसिटी देखता है ऑफ द रेट ऑफ चेंज, उसकी कितना इंटेंसिटी है गुड न्यूज में बैड न्यूज में। अब देखिए पिछले साल 2025 का अगर कैलेंडर का अगर बात करूं, पिछले साल के बजट में सरकार ने 12 लाख तक इनकम टैक्स कर दिया जीरो। सितंबर पिछले साल में सरकार ने बहुत बड़े कट्स लाए जीएसटी में, रैशनलाइज कर दिया जीएसटी स्ट्रक्चर को, बहुत बढ़िया पॉजिटिव इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। पिछले साल आरबीआई ने 125 बेसिस पॉइंट के इंटरेस्ट रेट्स कट किया, ओएमओ ऑपरेशंस के थ्रू मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज की। एंड फिफ्थ बिग पॉजिटिव पॉइंट, बहुत बढ़िया मानसून रहे पिछले साल, 5 बड़े पॉजिटिव फिस्कल एंड मॉनेटरी स्टिमुलस आ गया सरकार की तरफ से, प्लस मैक्रो टेलविंड भी अच्छे चल रहे थे, लेकिन तब भी बाजार गिरता रहा, स्मॉल कैप मिड कैप गिरते रहे। क्यों? बेयर मार्केट में गुड न्यूज इज सोल्ड इनटू, बट बुल मार्केट में बैड न्यूज में भी, कहावत है ना, बुल मार्केट क्लाइम्स द वॉल ऑफ वरी, ये अब देख रहे हो, ये सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि नया बुल मार्केट शुरू हो गया, बिकॉज द स्क्रीन इज लिटरली स्क्रीमिंग एट यू कि स्टॉक प्राइसेस आर नॉट वांटिंग टू गो डाउन नाउ। तो स्क्रीन ही आपको बेसिकली बता देगा कि नया बुल रन कब शुरू हो गया है। अच्छा, आपने जो थ्योरी बताई 1.5 साल वाली, बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत इंटरेस्टिंग, और स्क्रीन पे दिखती भी है। ये थ्योरी तो फिर वो लॉन्ग ओनली वालों के लिए तो अप्लाई नहीं होगी, तो इंडिविजुअल में या बहुत एक्टिव पीएमएस हैं वही इसको कर सकते हैं, बाकी तो वो जो लेते रहते हैं पूरी ज़िंदगी खाली खरीदते ही रहो, उनके तो किसी काम की नहीं है ये। देखिए नीरज जी, वो पैसे नहीं बना पाएंगे। बुल मार्केट में सब बीटा कमाते हैं, लेकिन ट्रू अल्फा जनरेशन होता है इन अ बेयर मार्केट। अब जैसे मैं भी देखिए इतने साल, मुझे 18 साल से ऊपर हो गए इंडियन मार्केट में, अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। ये हाल ही में जो मैंने थ्योरी को बताई, ये हाल ही में देखिए आई वॉज फुली इन्वेस्टेड, मेरे इंडिया फंड में मैं पूरा फुली इन्वेस्टेड था थ्रू आउट द बेयर मार्केट। बट इन हाइंडसाइट में मैंने सोचा कि भाई ऐसा मैं क्या कर सकता था, कि ये मैं कैसे पता लगा सकता था कि बेयर मार्केट शुरू होने वाला है, ताकि मैं कुछ है ना अच्छा खासा कैश कॉल लेके थोड़ा इन्वेस्टर्स का कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकूं। क्यों मैं कहता हूँ कैश कॉल के बारे में, मान लीजिए अगर मैंने एंड ऑफ 2024 में 30% कैश कॉल ले लिया होता, मान लीजिए,
एंड मान लीजिए कि रीसेंट बेयर मार्केट में मेरा पोर्टफोलियो गिरा 20%, तो 20% ऑफ 30% कैश, इस आपने सीधा 6% अल्फा क्रिएट कर दिया क्लाइंट के लिए। 6%। अगर आप ब्रूटल बेयर मार्केट्स में ड्रॉडाउन को मिनिमाइज कर लें थ्रू सम यूज ऑफ कैश कॉल, तो देन आपका बेसिकली काफ़ी अच्छा ये CAGR और लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड एंड CAGR में काफ़ी बेनिफिट मिलता है आपको। तो ये अच्छी सीख मुझे मिली कि फ्यूचर में कि अगर मुझे लगे ऐसा यूफोरिया ऑफ मल्टीपल इंडिकेटर्स साथ में आ रहे हैं, इट्स ओके टू लीव सम मनी ऑन द टेबल एंड टेक अ स्लाइटली अर्लियर एग्जिट, बट थोड़ा कैश, अच्छा खासा कैश रखना, इट्स नॉट अ बैड आइडिया एज अ फंड मैनेजर, बिकॉज बेयर मार्केट में ही अल्फा मेन जनरेट होता है। दैट्स ट्रू। अच्छा, चूंकि हमारे दर्शक सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे कि यार 2 अप्रैल से शुरू हो गया और अभी बहुत टाइम निकला नहीं है। अब वो सेकेंड फेज जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा, उसके लिए उनको तैयारी करनी, ढूंढना है, साइंस पकड़ना। ये है एक थ्योरी और चलती है कि लीडर्स चेंज होते हैं हर बार। यस, ये सही है? और अगर ये सही है तो ये जो अब सेकेंड फेज वाला बुल रन शुरू होने वाला है, इसमें कौन लीडरशिप लेगा? अगेन नीरज जी, द कीवर्ड हियर इज रेट ऑफ चेंज। मैं वापस रिपीट करता हूँ 3 शब्द, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टिंग में, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज सबसे मैक्सिमम कहाँ पे आएगा? जहाँ पे कुछ नया हो रहा है। अगर आपको सक्सेसफुल निवेशक बनना है, इन्वेस्टर बनना है, आपको नए शब्द से दोस्ती करनी पड़ेगी। नया मैनेजमेंट, नया प्रमोटर, नई इंडस्ट्री, नया प्रोडक्ट वर्टिकल, नया गवर्नमेंट रेगुलेशन, आपको इस नए शब्द से दोस्ती करनी पड़ेगी और उसको एम्ब्रेस करना पड़ेगा। देखिए, इंडिया में हमेशा अपने दोस्तों को कहता हूँ कि इंडिया ऑलवेज ऑटो करेक्ट्स आफ्टर एवरी क्राइसिस। इंडिया में जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, अनलेस दे हैव टू बी जोल्टेड इनटू एक्शन, कोई क्राइसिस जब बड़ी आती है तभी वो जागते हैं, वो बड़े बड़े टफ कदम उठाते हैं, टफ मेजर्स, टफ रिफॉर्म्स तभी अनाउंस करते हैं। 2025 के पहले दुनिया भर में वर्ल्ड लीडर्स एंड गवर्नमेंट कंट्रीज इंडिया को क्रिटिसाइज करते थे कि इंडिया किसी के साथ बायलैटरल ट्रेड डील करता नहीं है। लेकिन पिछले साल जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया इंडिया पे, इफेक्टिवली ट्रेड एम्बार्गो हो गया, डॉलर्स देश में आने बंद हो गया क्योंकि एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हो वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट में, रुपी डिप्रिशिएट होना शुरू हो गया क्योंकि डॉलर्स आ नहीं रहे देश में। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। तो इसलिए इस इंडिया ने पिछले 12 महीने में देखिए ओमान, यूके, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन के संग मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, यूएस के संग बड़ी ट्रेड डील सब साइन कर ली। अब ये FTA जो साइन हुए हैं, बायलैटरल ट्रेड डील्स जो साइन हुए हैं, इसके वजह से मैसिव एक्सपोर्ट मार्केट, नाउ वी आर फाइनली कॉम्पिटिटिव विद आवर अदर कम्पीटिंग नेशंस। पहले हमारे पास FTA था नहीं, हम लोग कॉम्पिटिटिव थे नहीं, अब हमें भी सिमिलर ड्यूटीज फेस करना पड़ेगा लाइक आवर कॉम्पिटिटर्स। नाउ वी कैन कम्पीट ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो कुछ क्षेत्र हैं जैसे जैसे प्रेसिजन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स, हाई प्रेसिजन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स, वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग, इस क्षेत्र में जो कंपनीज लिस्टेड हैं वहाँ से आपको एक्सपोर्ट्स में काफ़ी तगड़ा एक्सेलरेशन दिख सकता है। यहाँ पे आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक ऑटो एंसिलरी कंपनी हो, अगर आपके पास बहुत बढ़िया ऑटो एंसिलरी कैपेबिलिटीज़ है, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू पिवट इनटू एन एडजेसेंट एरिया ऑफ एरोस्पेस एंड डिफेंस। आप एरोस्पेस के पार्ट्स बना सकते हो, डिफेंस की पार्ट्स बना सकते हो, अगर आप ऑटो पार्ट्स बना सकते हो। तो कुछ ऑटो कंपनीज इंडिया में जो प्रीवियसली सिर्फ ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं जो सिर्फ ऑटो सेक्टर को कैटर करती थी, अब वो हायर मार्जिन डिफेंस एंड एरोस्पेस में भी पिवट कर चुकी है, उनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज आ रहा है। तो इन सब कंपनीज में क्या होगा अब कि क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है इनटू हायर मार्जिन कैटेगरी, रेवेन्यू एक्सेलरेशन आएगा एक्सपोर्ट से। मैंने कहा था नया कुछ होना चाहिए, नया क्या हो गया? FTA, बायलैटरल ट्रेड डील्स विद ऑल द मेजर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एक्सेलरेशन आ गया रेवेन्यू में फ्रॉम एक्सपोर्ट ट्रेड डील्स, और क्योंकि हायर मार्जिन एरिया में एंटर कर रहे हो तो अब आपका क्या होगा, जितना रेवेन्यू की बढ़त होगी उससे कई तेज नेट प्रॉफिट की ग्रोथ आएगी, क्योंकि आपका मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव हो रहा है यहाँ से। तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ फास्टर देन रेवेन्यू ग्रोथ। ये है पहला एरिया, प्रेसिजन मैन्युफैक्चरिंग। साथ में ऑटो एंसिलरीज को भी आप जोड़ दीजिए, क्योंकि स्पेशली वो ऑटो एंसिलरीज जो डिफेंस एंड एरोस्पेस में भी पिवट कर रही हैं या हायर मार्जिन एरियाज में जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रही है, उनको जोड़िए। फिर अलग से आउटसाइड ऑफ ऑटो एंसिलरीज, एरोस्पेस इंडस्ट्री बाय इटसेल्फ, इसमें भी कुछ इंडियन प्लेयर्स हैं जो Tier 1, Tier 2 सप्लायर्स बन रहे हैं टू एयरबस एंड बोइंग, और ये एक डेकेडल लंबा साइकिल है। बहुत सालों के बाद फर्स्ट टाइम एवर एयरबस एंड बोइंग आर सीरियसली कंसिडरिंग इंडिया एज अ आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। अब फाइनली इस इंडस्ट्री में वैलिडेशन साइकिल बहुत लंबा होता है नीरज जी, सालों साल लग जाते हैं वैलिडेशन पाने में। लेकिन वंस यू सक्सेसफुली क्लियर दैट हर्डल, उसके बाद मल्टीपल ईयर्स की रेवेन्यू ग्रोथ विजिबिलिटी आ जाती है, और वो ऑलरेडी दिख रहा है इन सम ऑफ द लीडिंग। बट एक ही तो कंपनी था ऐसी, एक रिसेंटली लिस्टेड हुई है जो
इनके लिए काम कर रही बेंगलुरु की नाम नहीं ले रहे, लोग खुद ही ढूंढ लेंगे, है ना। तो उसकी क्या आप बात करें, या कुछ ऑटो एंसिलरी बहुत स्पेशलाइज काम कर रही है। कंपनीज अभी हैं, लेकिन नीरज जी इतिहास हमें सिखाता है जब भी कोई सेक्टर में बुल मार्केट आता है ना, और जब वैल्यूएशंस बहुत हाई चले जाते हैं उस बुल मार्केट सेक्टर लीडर्स के इन द लिस्टेड स्पेस, तो प्राइवेट सेक्टर, उसी सेक्टर में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जब वो देखते हैं हमारे लिस्टेड प्लेयर्स को तो क्रेजी वैल्यूएशन मिल रहा है, वो भरमार में आईपीओ लाते हैं। दैट इज व्हेन बहुत सारा कैपिटल आता है उस इंडस्ट्री के अंदर, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ती है, और उसके बाद वो सेक्टोरल बुल मार्केट टॉप आउट कर जाता है। तो उसमें भी तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो you need to see euphoria and crazy capital raising for a sectoral bull run। तो आप ये सजेस्ट करो कि अनलिस्टेड में भी लोग हाथ आजमा लें। हाँ जी, अनलिस्टेड प्लेयर जो है, जो अभी लिस्ट होंगे, क्या वहाँ भी लोगों को अपनी किस्मत आजमानी चाहिए एक बार? मैं तो आज तक अनलिस्टेड स्पेस में कुछ इन्वेस्ट किया नहीं नीरज जी, क्योंकि देखिए पब्लिक मार्केट्स का फायदा ये है, ये ग्रीड एंड फियर में ऑसिलेट होता रहता है। या तो एक्सट्रीम फियर होता है लाइक एंड ऑफ मार्च 2026, या एक्सट्रीम यूफोरिया होता है लाइक आज आप करें नया इनोवेशन, नई चीज़ें जो हो रही हैं, वो शब्द लोगों को सीख लेना चाहिए। तो अभी जो इंडिया में नए नए बिजनेस फ्लॉरिश हो रहे हैं, उनके तो वैल्यूएशन मल्टीपल आप देख ही रहे होंगे, बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, एस्ट्रोनॉमिकल। तो कैसे ढूंढें? इवन जो एक सोलर वाला धंधा है, बहुत सारी कंपनी आ गई हैं, बहुत सारी लिस्ट हो गई, भरमार है। मतलब जब आईपीओ का बुल रन चल रहा था तो हर दूसरी तीसरी कंपनी वो सोलर वाली होती थी। अभी भी बहुत सारी हैं जो इंतज़ार कर रही हैं कि कब शुरू हो और हम जाएं, और विच इज़ अ कमोडिटी बिजनेस। तो इतने हाई वैल्यूएशन वो कमांड कर रही हैं नए के चक्कर में, तो कैसे फिर आदमी ढूंढे कैसे? जी 5,000 शेयर्स लिस्टेड है मार्केट में, हमें बस 20 से 25 शेयर्स ढूंढने हैं, कंस्ट्रक्ट पोर्टफोलियो। और अभी हम एक लंबे बेयर मार्केट से निकले हैं, जस्ट फ्यू वीक्स अगो। अगर इतने लंबे बेयर मार्केट के बाद भी हमें वैल्यू नहीं मिल रहा, तो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं हम में है, बिकॉज वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, ऐसी बात। चलो, दो सेक्टर आपने बताया, एक तो ये एविएशन वाला, डिफेंस वाला, मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, व्हिच आर पिवटिंग इनटू एरोस्पेस एंड डिफेंस, एरोस्पेस सेपरेटली, प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स, राइट, ठीक है। और इसके अलावा इनोवेटर सीडीएमओ इज अ सेक्टर जिसमें हम काफी बुलिश हैं। इनोवेटर सीडीएमओ क्या होता है? सीडीएमओ पहले बात, सीडीएमओ क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। एआई की वजह से हुआ क्या है नीरज जी, की जो टाइमलाइन होता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, वो काफ़ी कंप्रेस हो गया है। अब ड्रग डिस्कवरी में प्रॉब्लम नहीं है, ड्रग डिस्कवरी जल्दी हो जाएगी एआई की हेल्प से, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी लार्ज एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज विच आर कंप्लाइंट विद यूएस एफडीए एंड यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग रेगुलेशन। यहाँ पे अगेन, क्योंकि इंडिया के पास हाईली स्किल्ड लेबर और साइंटिस्ट हैं, इंडिया के पास एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है। और जो कंपनीज वेस्टर्न वर्ल्ड, दैट्स यूरोप एंड अमेरिका के लार्ज फार्मा के इनोवेटिव मॉलिक्यूल्स के लिए, इनोवेशन पाइपलाइन के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं एट स्केल, हमें लगता है यहाँ बिकॉज ऑफ एआई अगेन समथिंग न्यू इज हैपनिंग हियर, बहुत डिमांड आएगी फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड फॉर वेरी केपेबल लार्ज एस्टैब्लिश्ड सीडीएमओ प्लेयर्स। नॉट दी, देखिए इसमें भी दो तरह के प्लेयर्स होते हैं, एक होता है जो जेनेरिक्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लो मार्जिन होता है वो, और एक होता है जो इनोवेटर के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं, वो है हाई मार्जिन हाईली स्पेशलाइज बिजनेस, उस पर आपको फोकस करना है। और उसमें भी कुछ कंपनीज हैं लिस्टेड स्पेस में, अच्छे प्लेयर्स हैं, राइट, जो उसमें आप डेफिनेटली देख सकते हैं। सो इनोवेटर सीडीएमओ, ऑटो एंसिलरीज, एरोस्पेस, इसके अलावा नीरज जी पावर एंसिलरीज एंड डेटा सेंटर रिलेटेड कंपनीज, मुझे लगता है ये भी इस नए बुल मार्केट के लीडर्स होने वाले हैं, क्योंकि एआई में सबसे बड़ा बॉटलनेक क्या है आज के दिन? पावर। दुनिया भर में ये प्रॉब्लम है। तो वो पावर वैल्यू चेन के अंदर आप ये देखिए कि कौन से सेगमेंट्स में सबसे ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हमारे कंप्लीट सर्कल स्टेलेवल पीएमएस या स्टेलेवल पार्टनर्स इंडिया फंड पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन एक कंपनी है, आई थिंक इट्स इन द एसएमई स्पेस, वो ट्रांसफार्मर्स, पावर ट्रांसफार्मर्स के लिए कंपोनेंट होता है बुशिंग्स, वो ट्रांसफार्मर बुशिंग्स बनाती है, लिस्टेड है कंपनी। और अभी दुनिया भर में ये क्रिटिकल कंपोनेंट है, विद इन पावर सेक्टर भी ट्रांसफार्मर एक कंपोनेंट होता है, वो तो चली रहा शॉर्टेज में, और उस शॉर्टेज के अंदर भी एक उसका क्रिटिकल कंपोनेंट है कॉल्ड बुशिंग्स, उसमें भी शॉर्टेज चल रही है। तो ये बॉटल एक्स को बोलते हैं हम बॉटलनेक। आपको बॉटलनेक्स ढूंढनी है जहाँ पे डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा मिसमैच है, क्योंकि यहीं पे वो कंपनीज को टेम्पररी इंडस्ट्री अपसाइकिल में बहुत ज़्यादा प्राइसिंग पावर मिल जाता है, और वो खूब मोटा पैसा कमाते हैं इस बॉटलनेक फेज में। तो ये एक सिंपल उदाहरण है कि आप कैसे पावर रिलेटेड स्टॉक्स या पावर एंसिलरीज को के वैल्यू चेन में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो।
अब मैं बात करता हूँ डेटा सेंटर एंसिलरीज की। ये बहुत बड़ा एक्साइटिंग चीज़ है, क्योंकि यूएस में तो 2022 के एंड से ही चल रहा था, 3.5 साल से डेटा सेंटर बूम चल रहा है। इंडिया में तो अब शुरू होने वाला है, हुआ नहीं है अभी। अभी तो बस कमिटमेंट्स हुए हैं गूगल और बाकी प्लेयर्स से, अभी तो ये सब कुछ काम होगा। तो अगेन मेक फ्रेंड्स विद द वर्ड न्यू। डेटा सेंटर के अंदर आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हाउ इज ये अलग कैसे होता है फ्रॉम पावर एंसिलरी। फाइबर ऑप्टिक ने बहुत बहुत बड़ी बूम चल रही है दुनिया भर में। अमेरिका में बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज है जो ये फाइबर ऑप्टिक में, उनके शेयर्स 300-400% बढ़ गए पिछले 12 महीने में। इंडिया में भी एक दो कुछ लिस्टेड प्लेयर्स हैं, उनमें से एक प्रीफॉर्म, एक बेसिकली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड ऑलरेडी है। वो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लेयर को सबसे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। जब भी कोई कमोडिटी या सिक्लिकल इंडस्ट्री में बूम आती नीरज जी ना, तो जो कंपनीज बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। अब मान लीजिए अगर आयरन ओर में बूम आई, तो जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड स्टील कंपनीज हैं लाइक टाटा स्टील, नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट करते हैं, बिकॉज उनके ऑलरेडी कैप्टिव आयरन ओर माइंस हैं, सबसे ज़्यादा पैसा वो बनाते हैं। वैसे ही फाइबर ऑप्टिक इंडस्ट्री में भी जो प्लेयर्स बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हैं, जिनके पास प्रीफॉर्म कैपेसिटी है, प्रीफॉर्म बोलते हैं इसको, तो वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पैसा बनाएंगे। और एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको डेटा सेंटर एंसिलरी का। तो फाइबर ऑप्टिक जो जाता है डेटा सेंटर में, तो एक एग्जाम्पल था। और एक एग्जाम्पल ये है, डेटा सेंटर में क्योंकि इतना हीट जनरेट होता है, तो हीट एक्सचेंजर्स की भी कुछ कंपनीज लिस्टेड हैं, वो बेसिकली उनमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ आएगा। इसके साथ साथ कुछ कंपनीज है जो जो डेटा सेंटर्स के अंदर लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स जो होता है उसके लिए भी क्रिटिकल कंपोनेंट बनाती हैं, वो शेयर्स भी लिस्टेड हैं इंडियन मार्केट में। वो शेयर्स ऑलरेडी पिछले कुछ 2-3 महीने में 100% बढ़ गए हैं। तो ये सब अब पॉकेट्स आपको ढूंढने एज एन एक्टिव स्टॉक पिकर। और ये अभी आपको ट्रेलिंग बेसिस पे, ये जब भी कोई नया साइकिल शुरू होता है नीरज जी, ट्रेलिंग बेसिस पे, पी मल्टीपल बेसिस पे आपको हमेशा महंगे लेंगे, क्योंकि अर्निंग्स तो भी आनी बाकी है। आपको 1 ईयर फॉरवर्ड पी मल्टीपल देखना पड़ेगा इन सब केसेस में। ट्रेलिंग पी इज मीनिंगलेस, क्योंकि बूम तो अब आने वाला है, इट्स अहेड। तो लेकिन अगर आप स्क्रीनर यूज करके, स्क्रीन टूल यूज करके अगर आप ऐसे स्क्रीन करोगे, शो मी स्टॉक्स विद पी रेशियो बिलो 30, अब पूरा मिस आउट कर जाओगे। इसलिए स्क्रीनिंग एआई या स्क्रीनिंग टूल से आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन सकते। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्टडी करना पड़ेगा। हमेशा लोगों को कहता हूँ, अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी इन प्रैक्टिस। आपको एक अच्छा वकील बनना है, आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी इन प्रैक्टिस। सिमिलरली अगर आपको अच्छा निवेशक बनना है, वो क्या करना पड़ेगा? स्टडी इन प्रैक्टिस। सिंपल, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दैट्स गुड। अच्छा, एआई की थीम इंडिया में वैसे प्ले आउट नहीं हो रही जैसे आप यूएस वगैरह में हो रही है। एक आध कंपनी शायद अभी रिसेंटली कोई लिस्ट हुआ जिसको कह सकते हैं कि वो थोड़ा एआई पे काम करे। तो एआई थीम अगर किसी को प्ले करनी है तो कैसे करेगा वो इंडिया में? एआई थीम्स 2 बड़े सेक्टर मैंने बता ही दिए। पावर डेटा के थ्रू करें या डेटा सेंटर एंसिलरी प्ले लीजिए, या फिर पावर सेक्टर के एंसिलरी प्लेस देख लीजिए। वो दैट्स द मोस्ट इजी वे टू डू इट। एक और आपको उदाहरण देता हूँ यहाँ पे, विदाउट नेमिंग द कंपनी। कुछ स्पेसिफिक हाईली स्पेशलाइज्ड आईटी कंपनीज हैं मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में इंडिया में, जो बेसिकली तेजी से रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही हैं, ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही हैं बहुत हाई स्पीड में, 20-25% में, लेकिन उनका हेड काउंट सिर्फ 1 या 2% बढ़ रहा है। वो सबसे क्लियर सिग्नल है कि वो कंपनी एआई को इम्प्लीमेंट जबरदस्त कर रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट ऐसे कुछ लिस्टेड 2-3 ज़्यादा नहीं है, बट कुछ प्लेयर्स हैं। अनलाइक द लेगेसी आईटी सर्विसेज कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में जो कंपनीज हैं जो बहुत डीपली एंट्रेंस्ड है इन दी कस्टमर आर्किटेक्चर, और जो मिनिमल हेडकाउंट के साथ तेज रेवेन्यू ग्रोथ दिखा पा रही हैं बाय इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई, दोज आर गोइंग टू बी द विनर्स ऑफ द नेक्स्ट साइकिल। वो नेक्स्ट साइकिल के विनर्स होंगे। तो ये हम लोगों ने काफ़ी सारे सेक्टर्स पे बात कर ली है, और आपने होमवर्क भी दे दिया कि भाई पढ़ो। ये थोड़ा टफ काम है, लेकिन करना पड़ेगा। तो पैसा फ्री में तो नहीं बनता, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए नीरज जी, मैं तो इतना ही कहूँगा, आपको बहुत हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। देखिए हम लोग जो भी लोग 15-20 साल 30 साल से मार्केट में, आप देखेंगे बियॉन्ड अ पॉइंट इट्स नॉट अबाउट द मनी। आप इस प्रोफेशन में बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो। मनी, बिग मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द पैशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और ये एंथुसियाज्म, और ये डिफिकल्ट टाइम। देखिए ये जो इनर पैशन फॉर इन्वेस्टिंग है, अगर ये आपके अंदर नहीं है ना, तो जो पीरियोडिक फेजेस जो आते हैं ना, पेन एंड सफरिंग के, लाइक बेयर मार्केट जो आते हैं बीच बीच में, आप उसको झेल नहीं पाओगे। उस डिफिकल्ट फेज में सिर्फ ये आपका हौसला बुलंद कैसे रहेगा, सिर्फ ये आपके अंदर की जो ये पैशन, एनर्जी, पैशन जो है,
यही आपको सहारा देगी उस समय, नहीं तो आप इस गेम में लंबे समय रह नहीं पाओगे। और सर्वाइवल इज द ओनली रोड टू रिचेस। आपको सर्वाइव करना है लंबे समय के लिए मार्केट में, क्योंकि कितने सारे अपॉर्चुनिटीज, हम लोग तो ब्लेस्ड हैं कि हम इतने हाई ग्रोथ कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। एनर्जी, आपको एक डेटा देता हूँ मैं, आपके ऑडियंस को काफ़ी हौसला मिलेगा इससे। पिछले 10 साल में BSE 500 में 103 स्टॉक्स आउट ऑफ द 500 स्टॉक्स हैव बिकम 10 बैगर्स। इसका मतलब 5 में से एक स्टॉक पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट 1000% रिटर्न दिया है। और कोई मार्केट है ही नहीं पूरी दुनिया में इतना ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ दे आपको और इतना मैसिव वेल्थ क्रिएशन के लिए अपॉर्चुनिटीज दे। तो इंडिया इज अ ग्रेट मार्केट फॉर एक्टिव स्टॉक पिकर्स। अब मार्केट में लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहिए, देखिए इस सेक्टर के अंदर चर्निंग हो सकता है, बिकॉज मोस्ट इंडस्ट्रीज इंडिया में सिक्लिकल हैं। एक साइकिल खत्म होती है तो कहीं और अप साइकिल शुरू हो जाती है, वो साइकिल खत्म होती है तो कहीं और अप साइकिल शुरू हो जाती है। आपको बेसिकली बाय एंड रोटेट करना है, एक्टिवली इन्वेस्ट करना है। इंडिया में आप बाय एंड फॉरगेट नहीं कर सकते, नहीं तो बाय एंड फॉरगेट तो चला गया अभी, वो तो कि चीज़ें बहुत तेजी से बदल रही हैं। दैट मैं इससे एग्री हूँ कि अब वो भूलने का समय निकल गया कि आपने खरीदा और भूल गया। नहीं, भैया देखते रहो, रिव्यू करते रहो, आँख कान खोले रखो, मेहनत करो। इफ़ यू सर्वाइव इन द मार्केट यू विल क्रिएट वेल्थ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं मुझे। बट आपको वहाँ पे ना युद्ध में बने रहो तभी तो जीतोगे, युद्ध छोड़ के चले गए तो फिर कैसे जीतोगे? अब जैसे आपको और एक उदाहरण देता हूँ नीरज जी, देखिए अब जो प्रैक्टिशनर्स हैं जो बहुत सालों से, बहुत दशकों से मार्केट में हैं, जब बेयर मार्केट खत्म होने वाला होता है, क्योंकि हमें संकेत पता चल जाते हैं। जैसे मैंने स्टेज 3 और बेयर मार्केट का अभी तक डिटेल में बात नहीं किया आपसे, क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं। मैंने बुल मार्केट का तो आपको इंडिकेटर्स बता दिया स्टेज 3 का, लेकिन स्टेज 3 और बेयर मार्केट का इंडिकेटर्स अभी तक आपको पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने मार्च 2026 में लास्ट मंथ देख लिया, वो सब सारे इंडिकेटर्स टिक हो रहे थे। मैं तो एक्साइटेड, बहुत उत्साह से वेट कर रहा था कि नया बुल मार्केट शुरू होने वाला, लेकिन मेरे आसपास सब उदास थे क्योंकि उनको लग रहा था कि हम लोग ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी क्या है, वी जस्ट हैव रीसेंसी बायस। हम लोग रीसेंट पास्ट को लंबे समय के लिए एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने की, चलिए इस पर थोड़ी बात करते हैं। हमने ये समझ लिया कि अलग अलग फेजेस को कैसे आइडेंटिफाई करें, लेकिन बेयर फेज खत्म होने वाला है, ये कैसे पता करें? उसके संकेत क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, मतलब कैसे पता करें? ये 2 अप्रैल को जो शुरू हुआ है उससे पहले जो खत्म हो रहा था उसको कैसे पकड़ें? नीरज जी, यहाँ पे अगेन कुछ क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स हैं और कुछ क्वालिटेटिव सेंटिमेंटल इंडिकेटर्स हैं। उसके कॉम्बिनेशन के साथ आप विद हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि बेयर मार्केट फाइनली फेज 3 स्टेज 3 खत्म हो गया है फाइनली। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंडिकेटर। पहला सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर अ बेयर मार्केट टू बी कंप्लीट इज सीवियर प्राइस डैमेज। सो एक उदाहरण देता हूँ आपको। सितंबर 2024 से एंड ऑफ मार्च 2026 तक इंडिया में हज़ारों कंपनीज हैं बिलो 3000 करोड़ मार्केट कैप। आपके उसमें मीडियन स्टॉक प्राइस फॉल इन दैट कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स बिलो 3000 करोड़ मार्केट कैप इन दोस 18 मंथ्स, आपके हिसाब से कितना फॉल हुआ होगा? मीडियन फॉल इन दैट कैटेगरी 30%, 66% वाज द मीडियन फॉल। और हज़ारों स्टॉक्स इंडिया में इस 18 महीनों में 70-80% भी क्रैश किए हैं। तो सिवियरिटी ऑफ प्राइस डैमेज, मैंने आपको कहा था ना, जो स्टेज 1 बेयर मार्केट है, क्योंकि उसमें सिर्फ 25-30% फॉल आता है, तो ये जो एसेंशियल एलिमेंट है सिवियरिटी ऑफ प्राइस डैमेज, वो कंप्लीट हो नहीं पाता स्टेज 1 में। स्टेज 2 में वो कंटिन्यू होता है और स्टेज 3 में जाके जब मैक्सिमम फॉल, शार्पेस्ट फॉल आता है, तब जाके ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। तो ये पहला इंडिकेटर सबसे इंपॉर्टेंट, सिवियरिटी ऑफ प्राइस डैमेज इन स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स। मार्च 2026 में विक्स क्रॉस कर गया 25 का फिगर क्रॉस कर गया, विच वॉज इवन हायर देन 2022 में रिकॉल कीजिए। स्टेज 1 उस बेयर मार्केट का स्टेज 1 हुआ था फरवरी 2022 से जून 2022 के बीच में, जब स्मॉल कैप इंडेक्स 30% गिरा था रशिया यूक्रेन वॉर के खुलने के बाद। ऑयल प्राइस उसमें भी स्पाइक किया था। उस समय विक्स जो लेवल था उससे भी ज़्यादा हायर लेवल ऑफ विक्स चला गया था मार्च 2026 में। तो वंस इट क्रॉसेस 25 और 20 to 25 के ऊपर, ये इंडिकेटर को भी आप जोड़िए विद द फर्स्ट इंडिकेटर सीवियर प्राइस डैमेज। 2 इंडिकेटर्स आपको मैंने बताए। तीसरा इंडिकेटर, द फाइनल कंक्लूडिंग मंथ ऑफ अ बेयर मार्केट हैज टू बी विटनेस्ड बाय रिकॉर्ड आउटफ्लोज बाय FIIs इन इंडियन बॉन्ड मार्केट, इंडियन इक्विटी मार्केट। ये तीसरा इंडिकेटर है। और ऑल्सो उस मंथ में सबसे बड़ा मंथली फॉल आना चाहिए इंडियन करेंसी में इन लॉन्ग टाइम। ये तीनों चीज़ मार्च 2026 में भी हुई। बिगेस्ट सेलिंग इन मेनी ईयर्स बाय FIIs इन इंडियन बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट एंड ह्यूज फॉल इन करेंसी। तो ये सिवियरिटी ऑफ प्राइस डैमेज हो गया। वॉलेटिलिटी इंडेक्स का इंडिकेटर बता दिया आपको,
दैट शोज हाउ मच fear is there in the market. स्टेज 1 ऑफ बेयर मार्केट में मैंने वो कहा था, फियर था ही नहीं, बाय ऑन डिप्स मेंटालिटी चल रही थी. लेकिन स्टेज 3 ऑफ बेयर मार्केट में जाके फाइनली विक्स स्पाइक अप करता है, क्योंकि फाइनली फियर सिस्टम में आ गया है, एंटर कर गया है. ये नेसेसरी कंडीशन है एक बेयर मार्केट खत्म होने के लिए. तो ये 3 इंडिकेटर्स आपको बताया क्वांटिटेटिव. चौथा क्वांटिटेटिव इंडिकेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ बेयर मार्केट टू फाइनली एंड, लार्ज कैप्स, निफ्टी 50 स्टॉक्स. निफ्टी में गिरावट जोड़ की आनी ज़रूरी है फॉर इन दैट पर्टिकुलर मंथ इन अ बिग वे फॉर अ बेयर मार्केट इन स्मॉल कैप मिड कैप्स टू कम्प्लीटली एंड. अब देखिए जनवरी 2018 से लेकर मार्च 2020 तक, जनवरी 2018 से लेकर फरवरी 2020 तक मिड कैप स्मॉल कैप गिरते गए, निफ्टी वॉज स्ट्रॉन्ग. निफ्टी कब गिरा? मार्च 2020 में कोविड आउटब्रेक के बाद 30% गिरा एक महीने में, बिगेस्ट फॉल इन मेनी ईयर्स. तब जाके 23 मार्च 2020 को बेयर मार्केट स्मॉल कैप मिड कैप खत्म हुआ. ये एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर अ बेयर मार्केट इन स्मॉल कैप मिड कैप्स टू बी फुली कंप्लीट, बिकॉज ये जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स जो हैं, ये दम तोड़ते हैं एकदम एंड में, एट द वेरी एंड. मार्च 2026 में निफ्टी 50 had the biggest monthly fall in 6 years after COVID. Correct. मार्च 2020 के बाद ये सबसे बड़ी मंथली फॉल थी लार्ज कैप. निफ्टी 50 बेस्ट लार्ज कैप स्टॉक्स ऑफ द कंट्री. वो फाइनली दम तोड़े मार्च 2026 में. Right. वो सितंबर 2024 से लेकर फरवरी 2026 तक इतना बड़ा फॉल एक महीने में नहीं आया था. फाइनली जाके मार्च 2026 में आया. तो ये था फोर्थ इंडिकेटर. पांचवा इंडिकेटर. अब मैं आपको बोलता हूँ कुछ सेंटिमेंटल इंडिकेटर्स. गूगल ट्रेंड्स में अगर आप सर्च टर्म डालें मल्टी बैगर, ये आपको एक इंडिकेशन देता है कि रिटेल सेंटिमेंट कैसा है बाजार के प्रति. मार्च 2026 में गूगल ट्रेंड्स में द सर्च फॉर द टर्म मल्टी बैगर वेंट इवन बिलो कोविड लोज. इतना डिप्रेस रिटेल सेंटिमेंट हो गया था कि अब किसी को शेयर मार्केट से मतलब ही नहीं था. ये बहुत अच्छा क्वालिटेटिव बिहेवियरल इंडिकेटर है कि भाई पूरा पेसिमिज्म हाई चल रहा है मार्केट में. तो ये था पांचवा इंडिकेटर. छठा इंडिकेटर, प्रोमिनेंट फाइनेंशियल जर्नलिस्ट सडनली शुरू कर देंगे ट्विटर में और सोशल मीडिया में रीट्स, इनविट्स, हाई डिविडेंड यील्ड प्लेस के बारे में चर्चा शुरू कर देंगे और तारीफ करना शुरू कर देंगे कि भाई प्रचार करना शुरू कर देंगे कि भाई हाई डिविडेंड सेफ बेट्स देखो. कुछ लोग फिक्स्ड इनकम की तारीफ करना शुरू कर देंगे, फिक्स्ड इनकम में पैसा लगाना चाहिए. गोल्ड और सिल्वर के बारे में तो अब तो फैशन बन गया, क्योंकि पिछले साल चर्चा चल गया. प्रीवियसली हम लोग गोल्ड सिल्वर को भी इंडिकेटर, गोल्ड को भी इंडिकेटर ऐड करते थे, बट अब फिक्स्ड इनकम एंड रीट्स एंड इनविट्स एंड हाई डिविडेंड यील्ड प्लेस, इनके बारे में चर्चा पिछले महीने शुरू हो गई ट्विटर में. मैं देख रहा था. छठा ये दो हो गए सेंटिमेंटल, ये दो सेंटिमेंटल इंडिकेटर्स हो गए. मल्टी बैगर ऑन गूगल ट्रेंड्स, उसका सर्च, और फेवरिंग हाई डिविडेंड यील्ड रीट्स एंड इनविट्स ऑन सोशल मीडिया. थर्ड सेंटिमेंटल इंडिकेटर, ये 2018-19 में भी हुआ था. दिस टाइम वाज नो डिफरेंट. आप सडनली देखेंगे रिटेल पब्लिक ट्विटर पे, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में सरकार को गाली गलौज करना गाली देना शुरू कर देगी. सरकार बेकार है, ये सरकार की वजह से हुआ है, LTCG बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया, इसलिए ये सब दिक्कतें हो रही हैं. इकोनॉमी सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन क्योंकि शेयर मार्केट खराब चल रहा है, शेयर्स गिर रहे हैं उनके, तो दे आर इक्वेटिंग फॉल इन स्टॉक प्राइसेस विद फॉल इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी तो ठीक ही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इकोनॉमी तो स्टडी पे चल ही रही है, लेकिन वो सरकार को अब कोई मिल नहीं रहा ब्लेम करने के लिए, सरकार को ब्लेम कर लेते हैं. ये भी शुरू हो गया पिछले महीने ट्विटर में. बहुत लोग सरकार को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए. ये 3 सेंटिमेंटल इंडिकेटर के साथ एक और चौथा सेंटिमेंटल इंडिकेटर जोड़िए, प्रोमिनेंट फंड मैनेजर्स सडनली अब ट्विटर पे, सोशल मीडिया में सरकार को सजेशन देना शुरू कर देंगे, अब ये प्लीज कर दीजिए, शेयर मार्केट इंप्रूव हो जाएगा, हमारी करेंसी टूट रही है, FIIs छोड़ के जा रहे हैं. वो दे विल आइदर प्लीड टू द गवर्नमेंट फॉर हेल्प और दे विल स्टार्ट ऑफरिंग सजेशंस टू द गवर्नमेंट कि ऐसे देश का उन्नति हो सकता है. सर ये शेयर मार्केट अपनी जगह में, इकोनॉमी, शेयर मार्केट इज नॉट द इकोनॉमी, दोनों डिफरेंट हैं. लेकिन ये सर्टेन इंडिकेटर जो आप देखोगे, ये पिछले बेयर मार्केट में भी हुआ था 2018-19 में, इस बेयर मार्केट में भी सेम चीज प्ले आउट किया मार्च 2026 में. ये था चौथा, दिस वाज द फोर्थ, जिससे पता लगता है कि अब बेयर मार्केट खत्म हो रहा है. यू हैव टू कंबाइन ऑल दिस फैक्टर्स टुगेदर. ये आपको सब सारी चीजें साथ में जोड़नी पड़ेंगी. एंड लास्ट इंडिकेटर, ये क्वांटिटेटिव है, बिहेवियरल नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है. द परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स इन द NSE 500 या BSE 500 व्हेन दे फॉल बिलो देयर 200-day मूविंग एवरेज. अगर ये जो
जो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स हैं अबव देयर 200 डे मूविंग एवरेज इन NSE 500, जब ये 20% के नीचे जाता है ना, तो एक लॉन्ग टर्म बॉटम क्रिएट हो जाता है। नाउ हियर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। मार्च अप्रैल 2025 में भी ये रेशियो जो है उस समय भी 20% नीचे गया था, लेकिन क्योंकि वो स्टेज 1 था एंड जो एक्सेसेस हैं ऑफ द प्रीवियस बेयर मार्केट बुल मार्केट वो क्लियर आउट नहीं हुए थे, इसलिए वो एक फॉल सिग्नल था, वो ड्यूरेबल बेयर मार्केट बॉटम नहीं बना मार्च 2026 में। लेकिन सेकेंड टाइम जब इस बार हुआ, जब ये इंडिकेटर 20% के नीचे गया, परसेंटेज ऑफ NSE 500 स्टॉक्स बिलो 200 डे मूविंग एवरेज, दिस वाज टू मी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि अब फाइनली जाके बेयर मार्केट खत्म हुआ है। आपको ध्यान होगा मैंने कंपनी की चर्चा बात की थी आपसे, जो SME में यामा डीलरशिप में 12 करोड़ रेस की थी। राइट। बाय द एंड ऑफ दिस रीसेंट बेयर मार्केट 12 करोड़ तो उसने रेस किया था उस समय सितंबर 2024 में। अब उसका मार्केट कैप ही पूरा मार्केट कैप फ्रॉम ऑल टाइम हाई ऑफ 75 करोड़ अब वो 10 सिंगल डिजिट में आ चुकी है। 85% स्टॉक प्राइस गिर चुका है। तो ये फ्रॉथ हैज टू बी कंप्लीटली क्लियर्ड। तब जाके आप इन बाकी इंडिकेटर्स से जब कंबाइन करोगे तब आपको पता चलेगा ओके नाउ फाइनली एंड दैट रिटेल कंपनी वाज टॉकिंग अबाउट जिसने 730 करोड़ रेस करना चाहा 370 करोड़ मार्केट कैप में, उसका शेयर भी 80% गिर गया। तो ये सब आपको अनलेस दैट फ्रॉथ हैज बीन क्लियर्ड, दैट्स अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द बेयर मार्केट टू एंड। जब तक वो सेवियरिटी ऑफ प्राइस डैमेज इन मोस्ट मिड कैप स्मॉल कैप्स प्लस डिस्ट्रक्शन ऑफ दोस डूबियस IPOs एंड फ्रॉडुलेंट IPOs या क्वेश्चनेबल कंपनीज, जब तक वो डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक बेयर मार्केट खत्म नहीं होगा। लेकिन कोई भी बेयर मार्केट तब तक खत्म नहीं होता जब तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स निफ्टी 50 के थ्रू पैनिक नहीं करें। वो दिख जाएगा आपको। तो ये सारे इंडिकेटर्स जोड़िए, आपको जवाब मिल जाएगा यस दैट बेसिकली द बेयर मार्केट इज फाइनली हैज बॉटमड आउट। और फिर उसके बाद आता है वो बड़ा रिवर्सल डे 2 अप्रैल, तो वो 2 और वहाँ से हम लोग नए बुल रन की शुरुआत हो गई है। ये बिल्कुल सच है कि जब एक्सट्रीम पेसिमिज्म हो जाए, चारों तरफ नेगेटिव बात हो जाए, और इसको बहुत बार पढ़ा कहा सुना गया है कि वही सही समय होता है जब आपको बुल की तरफ टर्न होना चाहिए। लेकिन ह्यूमन नेचर है कि आप अपने आसपास के रिसेंसी बायस कह लीजिए या इन्फ्लुएंस कह लीजिए, या आप उससे उबर नहीं पाते। मुझे उसका साइकोलॉजिकल आंसर दीजिए, ऐसा क्यों होता है? 100 बार वॉरेन बफे भी बता चुके हैं, जब पूरी दुनिया परेशान हो समझो अब सब सही समय आ गया मार्केट में, लेकिन लोग कर नहीं पाते, क्यों? देख नीरज जी, ये ऐसा चीज़ है कि आइदर यू बॉर्न विद इट और इट विल हैव डिफिकल्टी, आपको मेरे तो मुश्किल होगा। वो करेज नहीं आ पाता लोगों को। सर इस टाइम में ना आपको अपना नेटवर्क, अपना सर्कल ऐसा बनाना पड़ेगा। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैंने सेकंड किताब में मेकिंग ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर में इसके बारे में लिखा भी है। इनफैक्ट वो उस किताब के एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में मैंने वो किताब डेडिकेट ही की है अपने इन्वेस्टर कलीग्स और फ्रेंड्स को, क्योंकि उनके मॉरल सपोर्ट के बिना मैं वो 2018-19 का बेयर मार्केट सर्वाइव नहीं कर पाता। आपको एक अच्छा नेटवर्क बनाना है, गुड ट्रस्टेड associates and friends and preferably some seniors as well जो multiple market cycles देख चुके हैं। उनसे जो real world practical advice आपको जो मिलेगा that will beat any book hands down। उनसे आपको जो स्पेशली जो 2008, 2013, 2018, 19, 20 का बेयर मार्केट, जो ये सब बड़े बड़े बेयर मार्केट देख चुके हैं, उनसे आप सलाह मशवरा कीजिए। तो आपको बहुत अच्छी तसल्ली और गाइडेंस देंगे कि कैसे इन सब फेजेस को झेलना है। बिकॉज आपको ये पैटर्न रिकग्निशन जो है, इन्वेस्टिंग बेसिकली इज ऑल अबाउट पैटर्न रिकग्निशन। इन्वेस्टिंग है कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेसिकली कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क्स। हम बेसिकली फ्रेमवर्क्स इकट्ठा करते रहते हैं थ्रू आउट आवर जर्नी इन दिस मार्केट। एंड बिकॉज ये फ्रेमवर्क्स बिकॉज मार्केट में अपॉर्चुनिटी कहीं से भी उभर के आ सकती है, चाहे बेयर मार्केट हो या रेंज बाउंड मार्केट हो या बुल मार्केट हो। तो उसमें कैपिटलाइज करने के लिए आपके पास मल्टीपल इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क्स होने चाहिए आपके आर्सेनल में, ताकि उनमें से एक बांड को निकाल के आप यूज कर सकें, चला सकें टू कैप्चर द अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए सीखते रहिए, कीप ग्रोइंग योर फ्रेमवर्क। एक स्टडी हुई थी गौतम, उसमें ये देखा गया कि जो व्यक्ति बहुत डेटा बैग्ड हो जाता है, बहुत डेटा पढ़ता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट पेसिमिस्ट हो जाता है, क्योंकि उसके पास हिस्टोरिकल डेटा है। तो उसके एक बायस हो जाता है उसका, वो न चाहते हुए भी, चूँकि डेटा उसने देखा है। और एक उसमें भी थ्योरी ये थी कि आपके न्यूरॉन उसमें बहुत एक्टिव हो जाते हैं कि पिछले 20 साल में आपने जो जहाँ पे नेगेटिव हुआ है फैक्ट, वो आपके दिमाग को स्ट्राइक करता है बार बार। तो बहुत डेटा अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव हो जाएंगे। और पॉजिटिव होने के लिए चूंकि आपको डेटा नहीं है आपके पास, फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए डेटा कहाँ है आपके पास? वो तो आपको अपने गट पे, नॉलेज पे, एक्सट्रापोलेशन पे करना पड़ेगा।
तो बीइंग ऑप्टिमिस्टिक इज़ अ वेरी टफ गेम, है ना, और बीइंग पेसिमिस्टिक इज़ अ वेरी इजी गेम। आप बहुत डेटा पढ़ते हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव हो जाएंगे। ये जो एक फ्रेमवर्क बनता है, तो जब हम लोग बहुत ऐसे सर्कल में मूव करते हैं तो वहाँ हर तरह के लोग हैं जिन्होंने 25 साल में बहुत सारे बुल मार्केट और बेयर मार्केट देखे, तरह तरह के लोग दिखते हैं। मुझे उसके बीच में आप बताइए, जैसे आप सोचते हैं कि आप सबको सुन रहे हैं, उसमें हर तरह के लोग होंगे, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो एक बैलेंस अप्रोच बनाने के लिए क्या पिक एंड चूज़ करना है? पहली बात तो नीरज जी, neither be a pessimist, neither be a blind optimist, be a realist. रियलिस्ट, रियलिस्ट होना ज़रूरी है मार्केट में। जो एक्चुअल एविडेंस बैक्ड इन्वेस्टिंग करते हैं वही, और जो फैक्ट्स, जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है ऑफ द मार्केट इन विच यू ऑपरेट, जो एक्चुअल फैक्ट्स है, उसको जो फैक्ट्स को एम्ब्रेस करेगा। ना ही कोई, देखिए इन्वेस्टिंग में ये मत सोचिए कि जो आप चाहते हैं सच हो जाए, वो उसको अज्यूम करके चलें। जो एक्चुअल सिचुएशन है, जो एक्चुअल फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड हैं, जो एक्चुअली अनरावल हो रहा है आपके सामने, उसको एम्ब्रेस करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। एंड कहावत है कि पेसिमिस्ट साउंड वेरी इंटेलिजेंट बट इट्स ऑप्टिमिस्ट टू मेक मनी। तो आपको, अगर आप ऑप्टिमिस्ट नहीं होगे तो लॉन्ग रन में आप टिक ही नहीं पाओगे। आप बेसिकली हमेशा कैश में रहोगे। और मैंने और एक पैटर्न देखा है, ये सारे जो डूम स्टेयर्स हैं, जो पेसिमिस्ट होते हैं, जो सब बस बुरी बुरी खबर या बुरे व्यूज़ शेयर करते रहते हैं, नेगेटिव व्यूज शेयर करते रहते हैं, इनके या तो कोई पेड न्यूज़ लेटर होता है या तो ये गोल्ड एंड सिल्वर को प्रमोट करते रहते हैं। इनका तो ये कॉमन पैटर्न है और कुछ नहीं है। एक आपका जो यूएस का चैनल है CNBC, उस पर एक प्रोमो चलता रहता है कि पेसिमिस्ट मेक सेंस, ऑप्टिमिस्ट मेक मनी। तो ये बहुत कई बार सही लगता है कि यार बातें तो बहुत अच्छी आदमी करता है वो, लेकिन उससे पैसे नहीं बनते हैं। क्योंकि आप, और एक चीज़ है, मॉर्गन हाउसेल बहुत फेमस ऑथर है अमेरिका में, उन्होंने काफ़ी अच्छी किताबें लिखी हैं। उन्होंने अपनी किताबों में बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि जब कोई पेसिमिस्ट होकर नेगेटिव शेयर करता है तो ऐसा लगता है कि वो आपको मदद करने की कोशिश कर, कोई आपको मदद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर कोई ऑप्टिमिस्टिक व्यू देता है तो लगता है कि वो कुछ बेचना चाहता है, वो कुछ बेचना चाहता है। तो उसने अपनी किताबों में बहुत अच्छा चीज़ लिखा है कि भाई इसलिए पेसिमिस्ट लोग जो होते हैं वो दे ग्रैब मोर आईबॉल्स, यस, एंड फियर सेल्स लाइक एनीथिंग। दिस साउंड वेरी इंटेलिजेंट। जब भी, अब देखिए, अब पूरे इतने सालों से मैं टीवी देख रहा हूँ, बस ऐसा लगता है जैसे हर दिन दुनिया खत्म होने वाली है। बस सब लोग बस नेगेटिव बात ही करते रहते हैं टीवी चैनल्स में, चाहे बिजनेस चैनल्स हो या कोई जनरल न्यूज़ चैनल्स हो, बस बुरी खबरें ही सब शेयर करते रहते हैं। नहीं, तो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही साइंटिफिक स्टडी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डेटा पढ़ेंगे तो आप बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होने लगेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में वो न्यूरॉन वैसे ही काम करेगा, यार ये वाली बात तो गड़बड़ हो गई थी। इसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जो एरिया ना ब्रेन कॉल्ड अमिगडाला, उसको एक एरिया होता है हमारे ब्रेन में, वो फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है बाय व्हेन वी हियर नेगेटिव न्यूज़। हम बेसिकली देयर इज समथिंग कॉल्ड द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जीन। हम लोग फ्रॉम द हंटर गैदरर ईयर्स ऑफ मैनकाइंड, हम लोग के पास शुरू से ही एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। हम लोग जब भी कोई झाड़ी में कुछ हलचल भी होती थी, हमें लगता था शेर आ गए और हम लोग इमीडिएटली वो सर्वाइवल मोड में चले जाते थे। अभी हमारा दिमाग उतना अच्छे से फॉर्म हुआ नहीं फॉर दी सोशल मीडिया एज एंड फॉर द डिजिटल एज। हम लोग अभी भी हंटर गैदर ईयर्स के हिसाब, न्यूरल सिस्टम के हिसाब से चल रहे हैं। इसलिए दैट आंसर्स योर क्वेश्चन कि हम लोग इतना क्यों जल्दी फिर इतना जल्दी बिकता क्यों है, क्योंकि हम लोग अभी भी इतना ज़्यादा इवॉल्व हुए नहीं है। करेक्ट। अच्छा, ये बताइए कि आप कैसे, मतलब इसके अलावा क्या शौक हैं आपके? पढ़ते लिखते तो आप बहुत रहते हैं मार्केट में, तो यूएस में और क्या क्या करते हैं आप? देखिए, मुझे लॉन्ग वॉक्स पे जाने का शौक है। मुझे लॉन्ग वॉक पे एक्चुअली दैट इज व्हेन विदाउट अ मोबाइल फोन, दैट्स व्हेन बेसिकली आप सबसे क्रिएटिव थॉट्स तभी आपके दिमाग में आते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग ख्याल उसी समय आई थिंक आते हैं जब आप वॉक कर रहे होते हैं। कुछ नई डिस्कवरी भी तभी होती है जब आप एकदम बेसिकली। एंड एक और चीज़ मैं सीख गया हूँ इतने सालों में मार्केट में रहने के बाद और इतने बेयर मार्केट स्पेशली देखने के बाद, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव हॉबीज एंड इंटरेस्ट्स आउटसाइड इन्वेस्टिंग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद, और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इट्स मनी वेल स्पेंट टू इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, बिकॉज ये वॉरेन बफेट जी ने कहा है कि रूल नंबर 1 नेवर लूज मनी। इसमें मैं रूल नंबर 2 जोड़ता हूँ, लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉट जस्ट बिकॉज इस गेम में वॉरेन बफेट जी पिछले 70 ईयर्स से इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने सबसे लंबा ये गेम खेला, सबसे बड़े विनर वो बन गए। ऑन द अदर हैंड मिस्टर राकेश झुंझुनवाला इंडिया में जो फेमस इन्वेस्टर थे, वेरी हाई CAGR, बट ही हैड अ प्रीमेच्योर डेथ क्योंकि उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो वो लंबा गेम खेल नहीं सके। सिमिलरली अमेरिका में कुछ बहुत फेमस हेज फंड्स हैं जो बहुत 15-20 सालों तक बहुत हाई रिटर्न दिए, लेकिन वो फिर बर्न आउट हो गए। ये पूरा गेम है अबाउट लॉन्जिविटी का गेम है ये। तो आपको बेसिकली कुछ अगर हॉबीज और इंटरेस्ट रखोगे आउटसाइड इन्वेस्टिंग,
तो बेयर मार्केट में आपका दिमाग ठीक थोड़ा स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा, क्योंकि अगर आपका सिर्फ सिंगल मिनट फोकस ओनली शेयर बाजार में ही है तो दिन भर आपके दिमाग में बस टेंशन रहेगा। बेयर मार्केट जो चलते हैं 1.5-2 साल बहुत तकलीफ पाओगे आप। बट इफ यू कैन कीप योरसेल्फ प्री ऑक्यूपाइड विद थिंग्स आउटसाइड इन्वेस्टिंग, बी इट रीडिंग नॉन इन्वेस्टिंग बुक्स, hanging out with your friends, spending time with your parents or your family, or going on travel, taking up a new hobby like cooking or art or some other anything which you like, anything, tell me anything outside investing अगर आप take up कर लो तो आपका मन लगा रहेगा, अच्छे समय में भी बुरे समय में भी आप consistent रहोगे, balanced रहोगे। तो ये सब over time you'll start to appreciate these things कि once एक बार आप मार्केट में काफ़ी पैसा वेल्थ क्रिएट कर लेते हो अपने लिए, उसके बाद फिर आप फोकस करना शुरू करते हो ऑन नॉन इन्वेस्टिंग एस्पेक्ट। पर अगर आप स्टार्ट से कुछ आदत रखो आउटसाइड इन्वेस्टिंग आल्सो, तो इट्स हेल्दी फॉर यू इन पर्सनल लेवल। लाइफ को थोड़ा स्लो करने का, इतना जल्दी नहीं करने का, स्लो करो लाइफ को। मेरे एक दोस्त है, मैं तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल, उन्होंने तो अपने शो का नाम ही रखा है द स्लो मोशन। धीरे धीरे करना मुझे, मैं क्यों जल्दी करना यार, कहाँ जाना है मुझे, चले जाओ आराम से चीज़ें करो। आपने बहुत अच्छी लाइन बोली कि ग्रेट वेल्थ इज़ अ बाई प्रोडक्ट। आपको आराम से पैसा बनेगा, इफ़ यू सर्वाइव ओनली पैसा बन ही जाएगा। वॉरेन बफेट जी को देखिए ना, बन ही रहा पैसा उनका। सर इंडिया में रियल जीडीपी ग्रोथ 6-7% आती है, इन्फ्लेशन 4-5% आती है, 12% तो हमारा बन ही जाएगा। लिटरली अधिकार है इस देश में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। 12% इज वेरी गुड नंबर अगर आप कंसिस्टेंटली बनाते रहो, लेकिन सबको 25 चाहिए और हर साल चाहिए तो उसी में फंसता है आदमी, तो वो दिक्कत है। देखिए जब आप गाड़ी एकदम स्पीड में चलाने की कोशिश करते हो, देयर इज एक्सीडेंट्स बाउंड टू हैपन। इतना जल्दी क्या चीज़ की है, एंजॉय द प्रोसेस, बेसिकली ट्रस्ट द प्रोसेस पे फोकस कीजिए, पैसा बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए स्पेशली अगर आपको इस फील्ड में कोई करियर बनाना है, अगर आपको फंड मैनेजर बनना है, ये तो मैं तजुर्बे से आपको कह सकता हूँ, फ्रॉम डे वन ऑफ स्टार्टिंग स्टेलेवेल पार्टनर्स इंडिया फंड, आई वाज वेरी श्योर कि भाई हमने शुरुआत की थी सिर्फ 8 करोड़ AUM से, आज के दिन हम 330 करोड़ AUM पहुंच गए 3.5 साल में, लेकिन इट वाज ऑल बिल्ट वन डे एट अ टाइम, ब्रिक बाय ब्रिक। एंड डे वन से मैंने सोच के रखा था कि मैं डे वन से ऐसे मैनेज करूंगा और ऐसे शेयर्स लूंगा एज इफ आई एम रनिंग अ 1000 करोड़ AUM पोर्टफोलियो। बिकॉज देखिए छोटे स्केल में अगर आप मान लीजिए माइक्रो कैप में, स्मॉल कैप में पैसा लगा के जल्दी CAGR बना लिए, लेकिन बाद में जैसे आपका AUM बढ़ेगा, और आप जानते हैं इस इंडस्ट्री में AUM इज द डेटरेंट टू परफॉर्मेंस, जितना बड़ा AUM होगा उतने रिटर्न कम होता जाएगा। बहुत सारे म्यूचुअल फंड में भी हमने देखा है इंडिया में ये सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो डे वन से ये आपका प्रोसेस शुड बी रेप्लिकेबल, रिपीटेबल एंड स्केलेबल। आपको प्रोसेस में फॉलो करना है। एक और चीज़ फॉर ऑल एस्पायरिंग फंड मैनेजर्स, डे वन से रेगुलेशंस, कंप्लायंस पे पूरा ध्यान दीजिए। क्यों? जैसे जैसे आपकी साइज बढ़ेगी, यू विल कम अंडर इंक्रीजिंग स्क्रूटनी फ्रॉम रेगुलेटर्स। करेक्ट। पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड सब चेक करेंगे। अगर आप शुरू से ही सब टाइट करके एकदम टाइटली वेल डिफाइंड प्रोसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के संग नहीं ऑपरेट करोगे, तो बाद में यू हैव अ प्रीमेच्योर एंड टू योर इन्वेस्टमेंट करियर। तो इसलिए मैं तो भी आई लाइक टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स फेलियर्स एंड सक्सेसेस। एक्सट्रीम फेलियर्स, एक्सट्रीम सक्सेसेस बाकी लोग के जो हैं उनसे बहुत कुछ सीखने मिलते हैं नीरज जी। यस यस ऑफ कोर्स। और ये बात सही, बहुत बड़े बड़े जो फंड हुए हैं उनके अंदर परफॉर्मेंस इशू खड़े हो गए, तो बहुत सारे लोग कैश में बैठे हो, समझ में नहीं आ रहा करें क्या, क्योंकि वो जो आपने हिस्ट्री में दिया है वो रिपीट होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अच्छा, US में हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, बॉलीवुड वाली भी? मैं मार्वल एंड DC कॉमिक्स के ऑलमोस्ट ऑल मूवीज देखता हूं। मैं वेरी बिग मार्वल। धुरंधर नहीं देखी? धुरंधर पार्ट 1 एंड 2 तो ऑब्वियसली देखी, वो देखी ना। अरे तो बेसिकली नीरज जी जो बहुत बिग बजट मूवीज होते हैं वो फैमिली फ्रेंड्स के संग सिनेमा में जाके देख लेता हूँ, और जो स्मॉलर बजट मूवीज हैं और शोज हैं वो OTT में देख लेते हैं। वाह, OTT कंजम्पशन तो मैं भी बहुत करता हूँ, हॉल में बहुत कम, OTT में ज़्यादा, क्योंकि अपने घर में बैठ के देखने का जो आनंद है ना, बीच में रोक दिया, चलो पहले चाय पियेंगे फिर देखेंगे। धुरंधर सेट द बार वेरी हाई फॉर स्पाई थ्रिलर्स इन इंडिया। आई थिंक अब ये ग्रिटी एकदम रॉ स्पाई फिल्म्स अब इनका चलन अब शुरू होगा। सो निचोड़ ये है कि इन्वेस्टिंग करिए, बढ़िया करिए, और आपको साइकिल भी सिखा दिए गए हैं, कब कैसे पकड़ना वो भी सिखा दिया गया है, और 2 अप्रैल से बुलन शुरू हो चुका है, गौतम जी ने ये आपको बता दिया है। लेकिन लाइफ में बहुत जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, लंबे समय तक लिए करना है, तो आपको वेल्थ भी बनेगा और हेल्थ भी आपकी ठीक रहेगी। तो गौतम भाई बहुत मज़ा आया बातचीत करके, और आप इंडिया विज़िट करिए, ऐसे ही करते रहा करिए बीच बीच में, और इंडिया में और बड़ा फंड लॉन्च करिए, मतलब कई सारे लॉन्च करिए जिससे कि लोग आपके साथ जुड़ सके। देखिए एक बात बहुत अच्छी इसमें होती है, भाई मान लीजिए मैं बहुत मेहनत नहीं कर सकता, तो मैं किसी की हेल्प ले लूँ,
तो वो भी हो सकता है लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच, और होप कि आप इसमें से बहुत कुछ सीखे होंगे, और जो ये बात है कि 2 अप्रैल से जो शुरू हुआ है उसका फ़ायदा उठाइए और आँख कान खुले रखिए, क्योंकि नवाचार, हमारे मुंबई में बहुत शब्द चलता है, न्यूनेस, इनोवेशन, ये है कीवर्ड। इसको पकड़िए तो आप बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच गौतम भाई बातचीत करने के लिए, और होपफुली आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा। थैंक यू नीरज जी। तो दोस्तों ये थी आज की एक इंटरेस्टिंग चर्चा, और होपफुली आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।